दोस्तों, एक लड़की का पिता होता है और वो अपनी लड़की के लिए एक अच्छे घर में एक रिश्ता देख के आता है और उसकी शादी उसमें करा देता है। और उसकी जो लड़की होती वो भी सोचती अब मैं जाके ससुराल को स्वर्ग बना दूंगी। लेकिन दोस्तों, उसे नहीं पता होता है कि जो उसकी सोच है उस पे ही भारी पड़ने वाली, क्योंकि वो तो स्वर्ग बना देती लेकिन उसकी ज़िंदगी वहाँ नर्क से बदतर हो जाती। और ये करने वाले कोई और नहीं होते, उसके लालची ससुराल वाले ही होते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है कुछ ऐसे ही एक सीधी सादी लड़की की कहानी। मैं शुरू करूं इससे पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दो जिससे मुझे सपोर्ट मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों, ये कहानी होती है महाराष्ट्र के सांगली जिले की। इसमें एक परिवार रहता है जिसमें दो बेटियां होती हैं, दो बेटे होते हैं और उनके पिताजी होते हैं, माँ होती नहीं है क्योंकि माँ खत्म हो जाती हैं। बड़ी बेटी का नाम कीर्ति होता है। जो कीर्ति के पिताजी होते हैं वो किसान आदमी होते हैं और वो अपनी वहीं पर किसानी का काम करते हैं। ज़्यादा पैसे वाले ना होते हुए भी वो एक अच्छे घर में अपनी कीर्ति के लिए लड़का देखते हैं और लड़का देखने के बाद में उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। लड़के वालों की डिमांड होती है एक सोने की चैन, एक सोने की अंगूठी, 1 लाख रुपए और एक बाइक। इतनी डिमांड होती है और नॉर्मली जो सामान होता है वो सब। दोस्तों, कीर्ति के पिताजी इधर उधर से इंतजाम करके सारा सामान का बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन जो बाइक होती है उसका इंतजाम जब नहीं हो पाता है और कीर्ति की शादी करा देते हैं। जब कीर्ति की शादी हो जाती है और कीर्ति अपने ससुराल पहुंचती है तो 8-10 दिन तो बहुत बढ़िया उसके गुजरते हैं। उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ। और उसके बाद में धीरे धीरे उस पर ताने मारने शुरू हो जाते हैं। उसके घर में सब लोग यानी कि उसके सास ससुर और उसका पति लेन देन की ही दहेज की बात कर रहा होता है। उसका पति उससे बोलता है कि तुम्हारे पिताजी ने बाइक क्यों नहीं दी है। तो वो बताती है कि पिताजी के पास पैसों की समस्या थी इसलिए उन्होंने बाइक नहीं दी है, लेकिन कुछ दिनों में पिताजी बाइक दे देंगे। जो कीर्ति का घरवाला होता है वो कहता है ये कोई बात हुई, जो अभी देते तो सभी देखते, बाद की तो बाद में हो जाती है। खैर, ऐसे ही समय कुछ गुजर जाता है। एक दिन वो आता है जब कीर्ति की नंद घर से जा रही होती है। तो कीर्ति की नंद कहती हैं कि जो भी कीर्ति लाई हो हमारे लिए वो हमको दे दो, हम आ जा रहे हैं, हमारे भी ससुराल वाले पूछेंगे। तो जो कीर्ति की सास होती है वो कहती है वो लाही क्या है, थोड़े से लड्डू लाई है, 2-4 पूड़ियाँ लाई और लाही क्या है, और तरह की बात करते। उनका सीधा मतलब यही होता है कि कीर्ति को ताने मारना या उसको सुनाने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कीर्ति की सास कहती ये अपनी लड़कियों से कि ये लो पैसे और रास्ते से कुछ ले लेना और बता देना जाके कि ये मिला है, नहीं तो तुम्हारे ससुराल वाले भी सोचेंगे कि कति बिल्कुल गरीबों के घर में ही रिश्ता कर दिया है। दोस्तों, कीर्ति की नंद चली जाती हैं। इधर घर वालों का ताना मारना जारी रहता है। दोस्तों, कीर्ति कहती है कि मैं इस घर का अब सारा काम अपने जुम्मे पे ले लूंगी और मैं खुद किया करूंगी, जिससे ये घर वाले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और जो अभी बाइक पापा नहीं दे पाए उसके बारे में शायद बात करना बंद कर दे। कीर्ति सारा घर का काम करती सुबह से शाम तक, लेकिन उनके घर वालों का वही रवैया रहता है कीर्ति के ससुराल वालों का कि वो बस ताना मारा करते थे। एक दिन कीर्ति का पति कहता है कि कीर्ति ये बताओ तुम्हारे पापा बाइक कब देंगे, क्योंकि मुझे बाइक चाहिए और इसको तुम आज ही फ़ोन करके अपने पापा से बोलो। कीर्ति कहती है पापा के पास अभी कुछ समस्या चल रही है, जैसे ही समस्या खत्म हो जाएगी पापा आपको बाइक दिला देंगे। लेकिन कीर्ति का पति बिल्कुल भी नहीं कुछ मानता है। कीर्ति मजबूर होकर अपने पिताजी को फ़ोन लगाती है और सामने कीर्ति का पति भी बैठा होता है और सास ससुर भी बैठे होते हैं। कीर्ति जब फ़ोन मिलाती है तो वो अपने पापा से नमस्कार वगैरह करती है और उसके बाद पूछती पापा आप कैसे हो। पापा हंस के जवाब देते बेटी मैं ठीक हूँ, और उसके पापा भी यही पूछते कि तुम कैसी हो। कीर्ति भी हंस के कह देती है कि पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद में कीर्ति कहती है पापा आपने जो बाइक देने के लिए कहा था उस बाइक का क्या हुआ। उसके पापा कहते हैं बेटी अभी इंतज़ाम नहीं हो पाया है, जैसे इंतज़ाम हो जाएगा मैं बाइक को आपके घर खरीद के पहुंचा दूंगा।
इतने में कीर्ति का पति पीछे से कहता है कि बोल बोल, अभी बोल कि अभी पहुंचाए, जो होना है आज ही होना है, बाद का मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कीर्ति अपने पापा की जो बात सुनती है उसके बाद फ़ोन काट देती है, आगे कुछ नहीं कहती है। उसके बाद में कीर्ति का पति उठ के आता है और कहता, मैंने तुझसे कहा था अपने पापा से बोलो कि मुझे आज ही बाइक चाहिए, मैं बाद का इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। तो कीर्ति कहती है कि जब उनके पास अभी दिक्कत चल रही, पैसे नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं बोला, आगे चल के वो दे देंगे। इतना ही कहते कीर्ति का पति उसको मारने लगता है, कहता है कि तू बराबर जुबान चला रही है, और मारते मारते इतना मारता कि वो गिर जाती है। दोस्तों, कहानी ऐसी चलती रहती है। 2 दिन बाद कीर्ति सोचती है एक काम करती हूँ कि ये कहीं ना कहीं लालची लोग हैं, और ये कीर्ति अच्छी तरीके से समझ जाती कि ये सब लालची हैं। तो अपना सारा पैसा जो भी मायके से लाई होती है और उसके पास होता है, और जेवर निकाल के अपनी सासू माँ को दे देती है जाके, और कहती है इन्हें बेचकर तुम एक बाइक ले लो। और उसके बाद में कीर्ति वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन पिताजी का फ़ोन आता है और पिताजी कहते हैं, बेटा कीर्ति कैसी हो? कीर्ति भी कहती, पिताजी मैं ठीक हूँ। तो पिताजी कहते हैं, हम तुझे 2-1 दिन में लेने के लिए आ रहे हैं। तो कीर्ति पूछती है, पिताजी कौन कौन आ रहा है? तो पिताजी उसके कहते हैं कि तुम्हारी बहन आ रही और दोनों भाई आ रहे और मैं आ रहा हूँ। तो कीर्ति कहती, पिताजी जब भी उधर से आना तो फल थोड़े ज़्यादा ले लेना और मिठाइयाँ भी थोड़ी ज़्यादा ले लेना। तो कीर्ति के पिताजी कहते हैं, इसमें ये कहने वाली कौन सी बात है, मैं वैसे ही लेता हुआ आऊँगा। दोस्तों, दूसरे तीसरे दिन पिताजी आ जाते हैं, और पिताजी आते हैं, घर में बैठते हैं। कीर्ति को जैसे ही पता चलता है कीर्ति के पिताजी आए हैं, कीर्ति भागती हुई आती है और कहती है पापा पापा, और कहते हुए उनके गले से लग जाती है। और कीर्ति के पिताजी भी उसे गले से लगा लेते, लेकिन जब कीर्ति के पिताजी ने कीर्ति को देखा तो देखते ही दंग रह गए, क्योंकि कीर्ति के शरीर पे एक भी गहना नहीं था, बाल भी ऐसे थे और चेहरे पर चमक भी नहीं थी। कीर्ति के पिताजी कीर्ति से कहते, बेटा ये क्या हुआ, तुम किस तरह रह रही, तुम्हारे गहने कहाँ हैं, एक भी नहीं पहन रखा। कीर्ति कहती, पिताजी यहाँ चोरों का बहुत डर है, इसलिए मैंने गहने उतार के अपनी सासू माँ को दे दिए हैं। और उसके बाद में जब कीर्ति के पिताजी सासू की तरफ देखते तो वो सारे गहने पहने होती है। तो कीर्ति के पिताजी कहते हैं कि चोर इनके लिए नहीं है क्या, क्या सिर्फ तुम्हारे लिए ही है? उसके बाद में कीर्ति के पिताजी कहते हैं, जाओ तुम अपने गहने पहन लो और चलने की तैयारी करो। कीर्ति जाती अंदर अपनी सासू माँ को बुलाती है और सासू माँ से कहती है, माँ जी गहने दे दो, पिताजी जिद कर रहे हैं तो मैं पहन के जाऊंगी। इतने में कीर्ति का पति आ जाता है। कीर्ति का पति कहता है कि देख, जब तक तेरे पापा बाइक नहीं दिला देंगे, ना तो गहने मिलेंगे, ना ही तुझे हम पैसे देंगे। कीर्ति बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन एक भी उसकी सासू नहीं सुनती है। और ये सारी बातें जब हो रही होती हैं तो उसकी कीर्ति की छोटी बहन सुन लेती है। कीर्ति का पति कहता है, तू ज़्यादा बहस करेगी तो तुझे अभी यहीं मारूंगा तेरे पिताजी के सामने। उसके बाद कीर्ति चली जाती वहाँ से और अपने पिताजी से कहती, पिताजी चलो मैं तैयार हो गई। पिताजी देखते हैं कि साड़ी तो पहन ली होती है लेकिन एक भी गहने नहीं होते। तो कीर्ति कहती, पिताजी हमें वैसे इन चीज़ों का शौक नहीं, और वैसे भी 2-4 दिन बाद वापस ही आना है, क्या करेंगे गहने पहन के। तो कीर्ति के पिताजी जो होते हैं कहते, चलो कोई बात नहीं। कीर्ति को बिठाते हैं अपने साथ में, जो अपनी 4 पहिए गाड़ी करके लाते हैं, उसी में बिठा के उसे मायके ले जाते हैं। दोस्तों, इसी बीच मैं आपको बता दूं, जब कीर्ति की छोटी बहन ये सारी बातें सुन लेती है तो कीर्ति मना कर देती है अपनी बहन से कि पापा को कुछ भी नहीं बताना है। दोस्तों, कीर्ति घर पहुंच जाती है और वो 10-15 दिन वहीं पर बिताती है। उसके बाद में जब वापस जाने का समय होता है तो कीर्ति अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी तुम बाइक की जो कहते, तो बाइक की क्या हुआ, बाइक ले दो, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं। उसके बाद में दोस्तों, जो कीर्ति के पिताजी होते वो गरीब जरूर थे लेकिन पागल नहीं होते, वो सब समझ जाते हैं और कीर्ति से कहते हैं, बेटी मुझे पता है तेरे ससुराल वाले कैसे हैं, तेरा रिश्ता एक गलत घर में हो गया, लालची घर में हो गया है। कीर्ति से कहते हैं कि चलो कोई नहीं, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। और वो क्या करते हैं कि थोड़े से पैसे जो उनके पास होते हैं वो ले जाते हैं और किस्तों पे एक गाड़ी ले आते हैं। उसके बाद में कीर्ति के पिताजी जाते हैं, कीर्ति को ससुराल छोड़ देते और चाबी देते हैं अपने समधी को, कहते हैं
कि समधी जी ये लो चाबी बाइक की, आपकी बाइक आपके दरवाजे पे आ चुकी है और इसे मैंने किस्तों पे निकाली है, जब इसकी किस्त पूरी हो जाएंगी तो मैं आपके नाम करवा दूंगा। उसके बाद में दोस्तों कीर्ति के पिताजी तो चले जाते हैं, लेकिन जब बाइक उन्हें मिल जाती है तो वो कीर्ति का और भी ज़्यादा अब बुरा हाल करने वाले होते हैं। दोस्तों अब उन्होंने कीर्ति को खेतों में लगा दिया था काम करने के लिए, रोज उससे खेतों का काम करवाते थे और घर में 3-4 भैंसे भी लाके बांध देते हैं, जिसमें उसको गोबर सानी चारा ये सारा करवाते थे। दोस्तों अब कीर्ति पे काम इतना ज़्यादा पड़ने लगा था कि उसका दिन पे दिन शरीर ढलने लगा था और ढलते ढलते एकदम वो सूख के ऐसी हो गई थी, बिल्कुल दुबली पतली। दोस्तों क्योंकि उसको घर का भी काम करना है, जानवरों का भी काम करना और खेतों का भी काम करना होता था। इसी बीच में उसके पिताजी का फ़ोन आता है और पूछते हैं बेटी कैसी हो, तो कीर्ति हंस के पिताजी से कह देती है कि पिताजी मैं बहुत ठीक हूँ। जब भी पिताजी उसके वीडियो कॉल किया करते थे, कीर्ति भाग करके जाती थी घर में और वीडियो कॉल वहाँ रिसीव करके बात किया करती थी। वो कहीं से कहीं तक भनक नहीं होने देती थी कि मेरे ससुराल वाले मुझ पे जाती कर रहे। हालांकि कीर्ति 10वीं तक पढ़ी थी लिखी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीधी लड़की थी, इसलिए वो अपने पिताजी से कोई भी शिकायत नहीं करती थी। दोस्तों होता ऐसा है कि दिन पे दिन वो कीर्ति जब काम पड़ता और खाना पीना टाइम पे नहीं होता है तो वो बीमार पड़ जाती है। जब वो बीमार पड़ जाती तो एक दिन पिताजी का फ़ोन आता है। उसके पिताजी कहते बेटी कैसी हो, तो कीर्ति खांसते हुए बोलती पिताजी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। तो कीर्ति के पिताजी कहते हैं कि बेटी तुम खांस क्यों रही और तुम्हारी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मुझे दबी दबी सी लग रही, ऐसा ये सब क्या, मुझे सच बताओ। कीर्ति कहती पापा कुछ नहीं, थोड़ी सी बस तबीयत ही खराब है और कुछ नहीं। यही थोड़ी बहुत बात करके फ़ोन काट देती। दोस्तों 1 दिन हो 2 दिन हो, कीर्ति को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आता है, लेकिन ससुराल वाले उनकी एक भी सुनने को राजी नहीं होते, ना ही उसे दवाई दिलाते। दोस्तों कीर्ति के पिताजी को शक तो पहले ही था कि ये हमारी बेटी को अच्छे से नहीं रखते हैं, इसलिए वो दूसरे दिन भी फ़ोन करते। कीर्ति उस दिन भी काम कर रही होती है जानवरों का और बुखार बहुत ज़्यादा होता है। उस दिन भी वो फ़ोन उठाती है और बात करती है, और करा करा के जब बात करती है तो कीर्ति के पिताजी समझ जाते कुछ दाल में काला है। कीर्ति के पिताजी अपनी छोटी बेटी से कहते बेटी मैं दीदी के यहाँ जाऊँगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कीर्ति की आवाज़ मुझे बहुत बदली बदली लगती है। तो कीर्ति की जो छोटी बहन होती है वो सारा माजरा बता देती है कि जब हम तुम गए थे दीदी के लिवाने तो जीजू ऐसे ऐसे बोल रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे। होता ये दोस्तों कि तीसरे दिन ही कीर्ति के पिताजी बिन बताए चुपचाप उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। जैसे ही ससुराल में पहुंचते हैं तो कीर्ति बुखार में जानवरों का काम कर रही होती है। कीर्ति की जैसी नज़र पिताजी पे पड़ती तो वो चौंक जाती कि अरे पिताजी आप बिना बताए आ गए। वो जल्दी से हाथ धोती है और खाट वगैरह बिछाती, पिताजी को बैठाती। जब पिताजी देखते हैं अपनी बेटी की शक्ल तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती, क्योंकि बेटी बिल्कुल सूख के ऐसी हो गई थी, सूखी सूखी बिल्कुल दुबली पतली हो गई थी। और उसके चेहरे पे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद इससे अच्छी तो नौकरानी रहती होंगी। ना ही सर पे पल्लू था, ना ही चेहरे पे कोई श्रृंगार था, ना ही चेहरे पे चमक बची थी दोस्तों। और जैसे ही वो कीर्ति को हाथ पकड़ के पास में बिठाते हैं तो हाथ पकड़ते ही उन्हें समझ में आ जाता कि इसको बहुत तेज बुखार है। इतने में कीर्ति के सास ससुर और कीर्ति का पति आ जाता है। कीर्ति के पिताजी कहते हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, इतनी तेज इसको बुखार और इससे तुम काम ले रहे हो। तो कीर्ति का पति कहता है कि ये अगर यहाँ खाएगी तो काम नहीं करेगी क्या, ये काम नहीं करेगी तो कौन करेगी, यहाँ क्या फ्री का खाना आता है जो ये खाएगी यहाँ पर परे परे। इस तरह की बात करते हैं तो कीर्ति के पिताजी खींच के एक थप्पड़ मारते हैं कीर्ति के पति को और उसका पति गिर पड़ता, जो कि पहले से ही दारू पिए हुआ होता है कीर्ति का पति। कीर्ति कहती पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो। कीर्ति के पिताजी कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, तुम फटाफट तैयार हो और मेरे साथ चलो। कीर्ति तैयार होती है और कीर्ति के पिताजी कीर्ति को अपने साथ ले जाते और रास्ते में दवाई दिलाते हैं और अपने घर पे ले आते। दोस्तों अब कीर्ति घर पे आ चुकी थी। कीर्ति के पिताजी कीर्ति को लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां उनके एक पुराने जान पहचान के वकील होते हैं, उनको सारी कहानी कीर्ति की बता देते हैं। वकील साहब कीर्ति से कहते बेटी तुम कितना पढ़ी हो, तो कीर्ति कहती कि मैं सर
10वीं पास हूँ। तो कीर्ति से वकील जी कहते क्या तुम्हें अपने अधिकार मालूम नहीं थे, तुम्हें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। कीर्ति कहती मैं इसलिए नहीं कुछ बोली क्योंकि कोई भी शिकायत मेरे पिताजी के पास पहुँचे तो मैं नहीं चाहती कि उनका दिल दुखे। उसके बाद में जो वकील साहब होते हैं वो कहते बेटी एक तुम हो जो इतनी सीधी हो, जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार जुल्म होता रहा और तुमने आवाज़ नहीं उठाई। एक मेरे लड़के की बहू थी जो बेफालतू बहुत लड़ाइयाँ करती थी, परेशान करती थी, उसे बहुत समझाया लेकिन फिर भी वो मेरे लड़के को मारने की कोशिश किया करती थी और उससे बड़ी मुश्किलों में 20 लाख रुपए देके पीछा छुड़वाया और तलाक करवा दिया। दोस्तों इस तरह वकील उससे कहते और उसके बाद में वकील अपने लड़के राकेश को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये जो कीर्ति के पिताजी हैं मेरे जानकार हैं, आप इन लोगों को ले जाओ, ये दूर से आए, इनको चाय पानी नाश्ता कराइए और कीर्ति की पासपोर्ट साइज फोटो भी खिंचवा देना। राकेश होता है कीर्ति और कीर्ति के पिताजी को ले जाता है और इधर वकील साहब होते हैं जो कि पास में मुंशी जी बैठे होते हैं, उनसे कहते हैं कि ये लड़की आपको कैसी लगी। मुंशी कहते हैं लड़की तो ठीक लगी लेकिन इससे आपका मतलब क्या है। तो वकील साहब कहते हैं कि मेरी बहू इतनी बेकार थी जिससे बहुत मुश्किलों से कलेश काटा मैंने, और ये इतनी सीधी है जो अत्याचार भी होता रहा फिर भी चुप रही। अगर ये मेरी बहू बन जाए तो कैसा रहेगा। मुंशी जी भी मुस्कुरा जाते हैं और कहते हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा, क्या इसके लिए वो लोग मानेंगे या कीर्ति मानेगी। वकील साहब कहते हैं ये तो बात करनी पड़ेगी। इतने में राकेश कीर्ति और उनके पिताजी को लिवा के आ जाता है और उसके बाद में कानूनी जो कार्रवाई होती है, लिखा पढ़ी होती, वो वकील साहब करा लेते हैं कीर्ति के पिताजी से और उसके बाद कीर्ति और उसके पिताजी चले जाते हैं। इधर दोस्तों जो वकील साहब होते हैं वो कागज लेके कीर्ति के ससुराल पहुंच जाते हैं और कीर्ति के ससुराल वालों पे कई सारे केस लगा देते, जैसे कि प्रताड़ना का, दहेज का और भी कई सारे केस लगा देते हैं और उनको घसीट के अदालत तक ला देते हैं। दोस्तों अब वो ससुराल वाले इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा, और इधर वकील साहब जो होते हैं वो कीर्ति के पिताजी को समझाते हैं कि देखो अगर तुम दहेज का या उत्पीड़न का केस लगाओगे तो इसमें लगभग 15-20 साल कब गुजर जाएंगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये केस लंबे किस्ते हैं। एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी कीर्ति का सलाह करा के उनसे और जैसे तैसे हो राजी राजी अपना फैसला कर लीजिए और तलाक करा दीजिए। कीर्ति के पिताजी कहते हैं मैं उनके दरवाजे पे अब नहीं जाऊंगा, उनकी तो शक्ल नहीं देखनी, मुझे बस सजा दिलानी है। इतने में वकील साहब कहते हैं चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ। वकील साहब का भी उसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा था, क्योंकि वो भी चाहते थे कीर्ति का तलाक हो जाए, मैं अपने बेटे से शादी करा दूंगा इसकी। और वकील साहब का बेटा भी बहुत सीधा और सज्जन होता है। दोस्तों इधर वकील साहब कीर्ति ससुराल वालों से कहते हैं या तो तुम राजी राजी जो उनका लिया है वो सब कुछ वापस उन्हें दे दो और उस राजी राजी तलाक कर दो, अन्यथा तुमको मैं जेल पहुंचा दूंगा। तो कीर्ति ससुराल वाले डर जाते हैं और वो भी वकील साहब की बात पे राजी हो जाते। वो भी सोचते हैं कि किसी तरह पिंड छूट रहा वो ठीक है, नहीं तो जेल भी जाना पड़ेगा। कीर्ति ससुराल वाले जो भी दहेज का सामान लिया होता है वो सारा कीर्ति के पिताजी को वापस कर देते हैं और तलाकनामा साइन कर देते हैं। दोस्तों अब कीर्ति का तलाक हो चुका होता है और इसी बीच में लगभग 5-6 महीने गुजर जाते हैं और कीर्ति के पिताजी कई बार आते जाते हैं अदालत और वकील साहब से मिलते हैं। दोस्तों कीर्ति के पिताजी बीच बीच में पूछते रहते थे वकील साहब आपकी फीस क्या हुई, वकील साहब आपकी फीस क्या हुई। वकील साहब कहते थे पहले फैसला हो जाए उसके बाद मैं आपको फीस बता दूंगा। दोस्तों जब फैसला हो जाता है तो हाथ जोड़ के कीर्ति के पिताजी कहते हैं कि वकील साहब अब बताइए आपकी फीस क्या हुई। वकील साहब कहते हैं ठीक है मैं फीस तो जरूर लूंगा, ऐसा नहीं मैं फीस ना लूं, लेकिन क्या आप मुझे दे पाओगे। कीर्ति के पिताजी कहते हैं मेरे जो बस में होगा उतना मैं जरूर करूंगा। वकील साहब कहते हैं मुझे आपकी बेटी चाहिए, क्योंकि आपकी बेटी इतनी सज्जन और सीधी है जिसकी कोई सीमा नहीं। उसे इतना उन्होंने परेशान किया फिर भी उप तक नहीं बोली। एक मेरी बहू थी जो कि बिना मतलब में इतना परेशान किया और लास्ट में उसका ही तलाक मैंने करा दिया, बहुत मुश्किल से पिंड छुटाया। मुझे आपकी बेटी चाहिए जो कि मेरे लड़के की बहू बनके मेरे घर में आएगी, वो स्वयं लक्ष्मी का रूप है। कीर्ति के पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं
और वकील साहब से हाथ जोड़ के कहते हैं, मेरे बहुत सौभाग्य जो आपने ऐसी बात कही। कीर्ति के पिताजी कहते हैं, आप अपने लड़के से, राकेश से पूछ लीजिए क्या वो राजी होगा। वकील साहब कहते हैं, मैंने अपने लड़के से पहले ही पूछ लिया था और वो राजी था, इधर आप अपनी लड़की कीर्ति से पूछ लें। कीर्ति के पिताजी जब लड़की को बुलाते हैं, कीर्ति को यानी कि, और पूछते हैं, क्या तुम राकेश से शादी करोगी या राकेश तुम्हें पसंद है या नहीं है। कीर्ति कहती, पिताजी मैं आपसे क्षमा चाहती, मैंने आपको कुछ बताया नहीं था क्योंकि राकेश ने मुझे बताने से मना कर दिया था। राकेश ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मेरे पिताजी तुमसे शादी कराना चाहते हैं क्योंकि तुम उनको पसंद आ गई हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो कीर्ति भी और राकेश एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे से वो प्यार करते हैं। दोस्तों, उनकी खुशी खुशी शादी करा दी जाती है और वकील साहब 1 रुपए भी कीर्ति के पिताजी से नहीं लेते और आज धीरे धीरे 1 साल हो गया, वो दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, वकील साहब ने कैसा किया, आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखें और वीडियो को भी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।